नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है और वहां बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और संस्थानों को बदनाम करने वाली खबरें चलाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तबलीगी जमात वाले मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान इस मामले में पहले कोर्ट सरकार से ये कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने वालों पर नियंत्रण की व्यवस्था बनानी चाहिए। आज सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई है। इसी दौरान कोर्ट ने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का भी एक मसला उठाया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अब वेब मीडिया और सोशल मीडिया पर आवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को बनाया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को अलग अलग मीडिया संस्थानों के दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता और केरल में हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में मेहता ने निवेदन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए आवेदन दिया है, उसे कोर्ट जल्द ही सुने। और सिद्धार्थ शुक्ला टेलीविजन जगत का एक ऐसा जाना माना चेहरा जिनकी पॉपुलैरिटी ने हाल ही में एक नया मुकाम हासिल किया है। सिद्धार्थ अपने करियर की बुलंदियों पर ही थे। उनके फैन सिद्धार्थ के नए प्रोजेक्ट्स के इंतजार में थे, पर किसने सोचा होगा कि सक्सेस की दहलीज पर आकर सिद्धार्थ दम तोड़ देंगे। बता दें कि सिद्धार्थ का निधन हो गया है और हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। बताते चलें कि सिर्फ टेलीविजन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी ये दिन बेहद ही ज्यादा दुखद है। आपको बताते चले, मुंबई में हार्ट अटैक के कारण सिद्धार्थ की मौत हो गई है। तो वही सुबह जब सिद्धार्थ शुक्ला नींद से नहीं जगे तब उनके परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की और ऐसे मुंबई के कूपर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। कूपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को जब वहां लाया गया था तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर से जब सिद्धार्थ को ले जाया गया तब भी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि उनका पोस्टमार्टम भी अभी जारी है। साथ ही 5 डॉक्टरों की टीम सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कर रही है और कल सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हो सकता है। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच अब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे थे, मगर चर्चा है कि वो उन्हें नेतृत्व की तरफ से मिलने का समय नहीं मिला है। बताते चलें, इसके बाद अब सिद्धू पंजाब वापस लौट आए हैं और इसी बीच कांग्रेस पार्टी नेतृत्व हाल ही की घटनाओं की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज भी बताया जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में नहीं पर करीब हफ्तों भर पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा था, मगर सोनिया गांधी ने इस वजह से सिद्धू को वक्त नहीं दिया था क्योंकि पंजाब को लेकर हरीश रावत अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में सिद्धू के सलाहकार ने भी कश्मीर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसकी आलोचना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की थी। विवाद बढ़ने पर सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू ट्विटर पर लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहे। इसी बीच अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करके उनसे कहा था कि आप पार्टी के लिए चुनाव जीतने पर ध्यान दें। हम चाहते हैं कि आप कांग्रेस के लिए चुनाव जीते। और टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स से भारत के लिए गुरुवार सुबह ही एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतु सुहास ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने सफर का एक शानदार आगाज किया है और जीत के साथ यह आगाज किया गया है। सुहास ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में जर्मनी के जन निकोलस को बेहद ही आसानी से मात देकर अगले दौर में जगह बना ली है। सुहास के लिए निकोलस की चुनौती बेहद ही आसान रही। पहले सेट में हालांकि निकोलस ने सुहास को थोड़ी चुनौती देने की कोशिश जरूर की, लेकिन सुहास 21-9 से बाजी मारने में कामयाब रहे। दूसरे सेट में तो सुहास ने निकोलस को कोई मौका ही नहीं दिया और सुहास ने दूसरा सेट 21-3 से अपने नाम करके अगले दौर में जगह बनाई। बताते चले, सुहास भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा गेम्स में ऐसे
हिस्सा लिया है और वो एक ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने पैरा गेम्स में ऐसे हिस्सा लिया है। 2016 में सुहास ने एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलते हुए भारत के नाम पर एक गोल्ड मेडल लिया था। सुहास 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सुहास की पहली पोस्टिंग आगरा में ही हुई थी। इसके बाद वो जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी बने। सुहास वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम का कार्यभार संभाले हुए हैं। और अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब भारत का रुख क्या हो सकता है, इस पर दुनिया की नजर है और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में बरकरार है। ऐसे में हालांकि पिछले कुछ दिनों कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिकजई से मुलाकात की थी और इस दौरान अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी के साथ साथ भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों की यात्रा पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है आगे कि हमारा जोर इस बात पर है कि अफगान भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान से बाकी भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक बार काबुल हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू हो जाए तो हम इस मुद्दे पर दोबारा गौर कर सकेंगे। ज्यादातर भारतीय अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। और बीते दिनों बारिश ने दिल्ली की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया था। कई इलाकों में जल भराव और आधी रात से भी ज्यादा तकलीफ देखने को मिली थी। और आपको बता दें कि लुटियंस जोन, डिफेंस कॉलोनी समेत राजधानी के कई पॉश कॉलोनियां डूब गई थी। ऐसे में गुरुवार को मौसम विभाग ने दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हल्की से भारी बारिश होने की चेतावनी के साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लेकर आज सुबह से करीब 1 घंटे जोरदार बारिश हुई है, जिसके कारण दिल्ली और आसपास के कई इलाके डूबे हुए नजर आए हैं। सड़कें मानो गायब हो गई और फिलहाल 3 सितंबर को उमस भरी गर्मी की वापसी होने की आशंका भी जताई गई, क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार तीसरे दिन 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान जताया गया। हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि 4 सितंबर को न्यूनतम तापमान बीते दिन के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर दर्ज किया जा सकता है, जो कि गर्मी और उमस को लगातार बढ़ा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में आने वाले हर श्रद्धालु और यात्री की 100% टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। और अब जम्मू पंजाब बॉर्डर की पूरी तरह से अब सील कर दिया गया और निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए जम्मू प्रशासन ने ये तैयारियां तेजी के साथ शुरू कर दी हैं। बताते चले, कोरोना वायरस की इस लहर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े और कोरोना को प्रदेश में फैलने से रोका जाए, इसके लिए प्रशासन ने एक व्यापक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके दौरान जम्मू प्रशासन ने प्रदेश में आने वाले हर श्रद्धालु और यात्री की कोरोना टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। ये टेस्टिंग अब जम्मू एयरपोर्ट के साथ साथ जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू पंजाब बॉर्डर पर की जा रही है, ताकि इस शख्स को प्रदेश में आने से रोका जाए जिससे कोरोना संक्रमित होने के संभवता होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि इसके साथ ही अब जम्मू प्रशासन ने कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देने के लिए टीम भी गठित कर दी है। जिन इलाकों से कोरोना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन्हीं इलाकों को अब कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। तो वहीं धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने और धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को सरकारी मदद मुहैया कराए जाने पर मचे घमासान के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान के साथ ही यहां होने वाले भेदभाव समेत 6 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। अदालत ने यूपी सरकार से यह बताने को कहा है कि धर्म विशेष की शिक्षा देने वाले मदरसों को किस कानून या अधिकार के तहत सरकारी मदद मुहैया कराई जा रही है। क्या सरकार को मदरसों को आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने का कोई कानूनी अधिकार है
या नहीं? क्या जनता द्वारा चुनी गई सेक्युलर सरकार किसी धर्म विशेष के केंद्रों को आर्थिक मदद देकर उसे संचालित करा सकती है? सरकार किस अधिकार से इन मदरसों का खर्च उठाती है? अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या मुसलमानों के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थानों को भी इसी तरह की आर्थिक मदद दी जाती है या नहीं? क्या मदरसों में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी होती है? और अगर महिला वर्ग को मदरसों में प्रवेश नहीं दिया जाता तो क्या फैसला देश के संविधान के खिलाफ और विभेदकारी नहीं है? सरकार को यह भी बताना होगा कि जब सभी शिक्षण संस्थानों में खेल के मैदान का होना बेहद जरूरी रखने का एक नियम है, तो मदरसों में इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता? सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी गई है। साथ ही अदालत इस मामले में 6 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच आज से गुजरात में कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। राज्य भर में 30,000 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण शुरू किया जाएगा और ऐसे में अब 32 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने पिछले महीने क्लासरूम टीचिंग फिर से एक बार शुरू करने की तारीख की घोषणा भी कर दी थी ताकि छात्रों के भविष्य को नुकसान न पहुंचे। राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के साथ ही अब कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों को सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के अलावा अपने परिसर में पर्याप्त हाथ धोने की सुविधा और सैनिटाइजर पॉइंट बनाने होंगे। इसी के साथ ही अब स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावकों की लिखित में मंजूरी स्कूल अथॉरिटी को सौंपनी होगी और तभी उन्हें स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। गौरतलब है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन बता दें कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार जारी रहेंगी। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले गए हैं। कक्षाओं में उचित दूरी बनाए रखनी होगी और शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और महिला पुलिस कर्मियों के प्यार में पागल एक युवक ने अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर डाला है। ये मामला आपको बता दें, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी ही पत्नी और 2 बच्चियों का कत्ल कर दिया है। तीनों का कत्ल करके उसके शव को मकान के बेसमेंट में दफना दिया गया। तो वहीं पुलिस को शक ना हो इसके लिए आरोपी शख्स अपनी दोस्त की भी हत्या कर दी और उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को बुरी तरह से कुचल दिया। 3 साल बाद जो वारदात का पर्दाफाश किया गया, पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सन्न कर देने वाली एक घटना ग्रेटर नोएडा के चिपियाना पंच बिहार कॉलोनी की है, जहां बता दें यहां पर रहने वाले राकेश ने प्यार, इश्क और मोहब्बत की चाहत में दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया है। राकेश की शादी 2012 में एटा में रहने वाली महिला रत्नेश के साथ हुई थी। ऐसे में आपको बता दें कि राकेश का प्रेम प्रसंग गांव में ही रहने वाली एक महिला रूबी से चल रहा था। रूबी साल 2015 में पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो गई। जब रूबी ने राकेश पर शादी का दबाव बनाया, तब राकेश ने 14 फरवरी 2018 को अपनी ही पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चों को मार डाला है। ऐसे में पुलिस ने इस हत्या की जांच शुरू की तो शक की सुई राकेश पर जा पहुंची। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो चारों हत्याओं की कड़ी खुलने लगी और ऐसे में राकेश ने पूछताछ में अपनी पत्नी, दोनों बच्चियों और दोस्त की हत्या का मामला कबूल कर लिया। और इसके बाद अब पुलिस तथ्यों की पुष्टि और सबूतों की बरामदगी के लिए मकान से खुदाई करवा रही है। बताया यह जा रहा है कि इस अपराध में राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंदुमती, भाई राजीव और प्रवेश भी शामिल थे। और आज 2 दिसंबर है। 2 सितंबर के दिन मसूरी के इतिहास का एक काला दिन माना जाता है। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों समेत एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए थे। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा हैं। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया है, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है और राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं।
ऐसे में राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र पुंडेर ने बताया है कि खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूर के गढ़वाल टेरेस से जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर जा रहे थे। इसी दौरान गनहिल की पहाड़ियों से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। इसी बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी और इसमें 6 आंदोलनकारी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथ ही सेंट मैरी अस्पताल में बाहर पुलिस के सीईओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 सितंबर 1994 को हुए मसूरी गोलीकांड की बरसी पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। राज्य बनाने के लिए अनेक आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन उन शहीदों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके संघर्ष के बल पर राज्य का निर्माण हुआ है। प्रदेश के विकास के लिए हर व्यक्ति को निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पित होकर योगदान देना जरूरी है।